नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये सीटेट जो पेपर होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो छत्तीसगढ़ में, तो उसका हम ये देखेंगे आज कि छत्तीसगढ़ जो पात्रता परीक्षा है जिसमें 2012 से जो ये परीक्षा हुए हैं, 12 से हम 22 तक देखेंगे। और 22 के बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुए हैं 2019 और 2023 में जो रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा हुए थे, तो इन सभी का हम देखेंगे कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व सहित एक्सप्लेनेशन सहित हम उसको देखना पड़ेंगे। तो ये विषय सूची है कुल, और कुल ये हमारा 400 पेज में है। तो हम प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2012 वर्ग 3 का है। तो व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र हम देखेंगे। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो बाल विकास एवं शिक्षक शास्त्र, तो हम बाल विकास शिक्षक शास्त्र का एक प्रश्न है हमारा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होगी। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होगी वो बाल्यावस्था, पूर्वावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों उपयुक्त होगा, है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान करना प्रोजेक्ट विधि कहलाता है। प्रयोजन समस्या का हल ढूंढना बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था सभी के लिए अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्याजे। ऑप्शन 4 दिए हैं तो इसमें प्याजे होगा। देखिए क्यों क्यों प्याजे जी होंगे कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के माध्यम से यह विचार प्रस्तुत किया कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। बच्चे सक्रिय रूप से अपने आसपास के वातावरण से जानकारी का अन्वेषण करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। स्किनर कहते हैं कि सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और थॉर्नडाइक का कहना है कि सीखने संबंध स्थापित करना है। और लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक विकास सामाजिक विकास सामाजिक अंतर क्रियाओं से विकसित होता है। ठीक है, तो तीनों का इसमें बता दिया गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब निर्माण ज्ञान निर्माण का है। तो उन्होंने प्याजे ने कहा है, जबकि स्किनर और थॉर्नडाइक और लेव वाइगोत्स्की ने जो कहा है वो अलग है। तीसरा प्रश्न है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन किस किस का किया जाना चाहिए। देखिए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चे की उपलब्धि का, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन वो होगा सी, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। यानी कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन से। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि उनके छात्र क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, ताकि वे अपनी शिक्षण रणनीति को बेहतर बना सकें। है ना। अब हमारा प्रश्न 4 है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, ए में है 110, बी में है 100, सी में है 120 और डी में है 83। तो आंसर इसका होगा 120। इसका जो निकालने का जो सूत्र है वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमित आयु या वास्तविक आयु गुणित 100। तो हम ऐसे इसको निकालेंगे कि 12 वर्ष है ना, मानसिक आयु उसका 12 है तो 12 को हम ऊपर में लिखेंगे अंश में, और वास्तविक आयु उसका है उसको हम लिखेंगे नीचे यानी कि हर में 10, और उसको गुणा कर देंगे 100 से, और इन तीनों को अगर हम भाग देंगे तो इसका जो हो जाएगा हमारा 120, बुद्धि लब्धि 120। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। फिर है परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध क्या है, तो ऑप्शन में दिया है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। जिसका ऑप्शन होगा ए। देखिए क्यों ए परिपक्वता का संबंध विकास होगा कि परिपक्वता वृद्धि और विकास की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले परिवर्तनों से गुजरता है और समझदारी तथा विवेक के साथ निर्णय लेने सकता है। यह शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास का परिणाम होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आएंगे प्रश्न 6। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत क्या है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबल सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। डी किस लिए होगा देखते हैं।
अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत और प्रबल सिद्धांत तीनों हैं। उदाहरण ये है कि बिल्ली को देखकर बच्चा बिल्ली शब्द बोलता है, यह संबंध प्रतिक्रिया है। जब उसे पुरस्कार मिलता है तो वह व्यवहार प्रबलित हो जाएगा और वह भविष्य में बिल्ली शब्द बोलने की अधिक संभावना रखेगा। प्रश्न 7 है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो किसमें लागू नहीं होता है वो देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन हमारा क्या है, निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे और 14 से 18 वर्ग की आयु के बच्चे और बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष के बच्चे में लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केवल 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे इस अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। आपको ध्यान होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अधिनियम के तहत आप प्राइवेट संस्था है उसमें 25% सीट ये जो गरीब मध्य वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा के लिए दिया जाता है, साथ ही शासकीय स्कूल में इसका लाभ दिया जाता है। प्रश्न 8 है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो क्या निहित है देखते हैं। ऑप्शन 4 दिया है, एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा और बहुभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि बहुभाषा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है तो बहुभाषा है। एनसीएफ 2005 भारत में, इसका जो एक्सप्लेनर है देखिएगा कि एनसीएफ 2005 भारत में भाषा शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भाषा शिक्षा को बहुभाषी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। छात्रों को एक से अधिक भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें उसकी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और कम से कम एक अन्य भाषा शामिल हो सकती है। ठीक है। प्रश्न हमारा 9 है, इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो इसका हम देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो हो सकता है। पढ़ाई के रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी हो सकता है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, यानी कि गलत उत्तर हमको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये कहीं निहित नहीं है। तो इसका जो एक्सप्लेनर है ना, वो है कि राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना होता है, पढ़ाई के रटन प्रणाली से मुक्त करना रहता है और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। इसलिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है इसमें ऑप्शन दिया है 4, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो यह अवस्था है किशोरावस्था। तो इसका देखेंगे भाई क्यों किशोरावस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था आमतौर पर किशोरावस्था है। किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन और सामाजिक दबाव के कारण युवा अक्सर तनाव क्रोध का अनुभव करते हैं। फिर है प्रश्न 11 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इसका जो उत्तर होगा शर्म तथा गर्व जैसी भावना, तो उत्तर होगा बी, यानी कि बाल्यावस्था। देखें क्यों बाल्यावस्था है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था बचपन में होती है, जब बच्चे अपने और अपने परिवेश शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था बचपन में होती है, जब बच्चे अपने और अपने परिवेश के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह आमतौर पर बचपन के दौरान 2 से 6 साल की उम्र के बीच होता है। बच्चे आप ध्यान दिए होंगे जब भी कि कोई नया व्यक्ति वहाँ आता है मेहमान ही आता है तो बोलता है बाबू इधर आओ, तो वो क्या करता है, बच्चा शर्मा जाता है, छुप जाता है, मम्मी के आंचल में छुप जाता है, पर्दे में छुप जाता है या बाहर नहीं निकलता है नहीं। तो यहाँ पे ये लागू होता है। फिर क्या बोलता है, प्रश्न 12 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। तो 4 ऑप्शन देखें, भय है,
बी है घृणा है, सी है आश्चर्य और डी है भूख। तो इसका जो आंसर है, उत्तर है, वो है आश्चर्य यानी कि सी। देखिए क्यों सी ले रहा है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की थी, जिनमें से हर एक का अपना विशिष्ट संवेग होता है। आश्चर्य की बात यह है कि जो किसी भी प्रकार की अस्थायी या ज्ञात घटना की प्राप्ति प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रश्न 13 देखेंगे हम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो ऑप्शन 4 है इसमें। देखें कौन कौन सा है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 16 वर्ष। तो आंसर इसका है ए, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। देखिए क्यों जन्म से 2 वर्ष लिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में शिशु अपने आसपास की दुनिया को क्रिया और इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। वे वस्तुओं को देखते हैं, उन्हें छूते हैं, वे अपने शरीर और आसपास की वस्तुओं के बीच संबंधों को समझने लगते हैं। प्रश्न 14 है विकास प्रश्न 14 है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन है 4 तो दिया है इसमें। फिर क्या है पहला, ज्ञान से वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो इसका जो उत्तर है वो डी होगा, यानी कि आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि हम किसको बोलते हैं। देखिए विकास में वृद्धि का अर्थ आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। यह व्यक्ति के समग्र विकास को दर्शाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक पहलुओं का विकास शामिल है। ठीक है। अब हम प्रश्न 15 में हैं। बाल्यावस्था होती है। भाई किसको बाल्यावस्था कहते हैं। ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष तक। देखिए बाल्यावस्था मानव जीवन काल की जन्म से लेकर यौवन तक की अवधि को संदर्भित करती है। इसमें कई विकासात्मक चरण होते हैं। यह 2 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। इसमें 2 चरण प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12 वर्ष तक। प्रश्न 16 है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है देखते हैं। प्रश्न ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन है संवेग विकास, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास। तो इसका जो उत्तर होगा वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा। क्यों होगा इसको देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। यह विकास बच्चों की लंबाई, मोटाई, भार और अन्य अंगों के आकार में निरंतर होने वाली बढ़ोतरी को दर्शाता है। ठीक है। प्रश्न 17 देखेंगे हम। शारीरिक विकास का क्षेत्र है भाई क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका जो उत्तर है वो स्नायुमंडल है। और क्यों स्नायुमंडल है कि शारीरिक विकास में स्नायुमंडल नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों के समन्वय और संचालन में सहायक होता है। ठीक है। अब हम प्रश्न 18 देखेंगे कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो क्या कहा गया है। देखिए ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है विशेष शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है सामयिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो समावेशी शिक्षा है। भाई क्यों समावेशी शिक्षा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को महत्व दिया जाता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों, विशेषकर विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में समान अवसर प्रदान करना है। प्रश्न 19 है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो ऑप्शन है हम पढ़ेंगे अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्ति एवं वृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। ये इसलिए होगा कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था में अधिगम वृद्धि शामिल होती है, जिसमें व्यक्ति नई चीजें सीखता है और अपने आप को
अपना और अपने आप को विकसित करता है। व्यक्तित्व विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है, भाषा बोलने की क्षमता को मजबूत करता है। यह व्यक्ति को प्रश्न और लक्ष्य की ओर प्रेरित करने में मदद करता है। प्रश्न हमारा 20 है। 20 क्या कहता है देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो इसका जो ऑप्शन है देखें, मलेरिया रोग, डिसलेक्सिया रोग और फाइलेरिया रोग और टाइफाइड रोग। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। ये यदि बी यानी कि डिसलेक्सिया होगा। यह बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़ना लिखना है तो यह डिसलेक्सिया का संकलित है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें व्यक्ति को शब्दों को सही ढंग से पहचानने, समझने और उनका उच्चारण करने में कठिनाई होती है। बाकी मलेरिया है, मलेरिया तो ये प्रोटोजोआ यानी कि मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया है, ये भी एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड है जिसको हम आंत ज्वर कहते हैं, जो प्रदूषित पानी पीने या भोजन करने से होता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं प्रश्न 21 में। तो प्रश्न 21 क्या कहता है? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द, ऑप्शन डी 10 शब्द। तो ऑप्शन इसका ए है 100 शब्द। देखिए क्यों सब 100 शब्द हम ले रहे हैं। 2 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 50 से 100 शब्द तक हो जाता है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चा विभिन्न तरीकों से बहुत तेजी से विकसित होता है। बच्चे वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करना सीखते हैं, अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। 2 वर्ष के अंत में एक शिशु को लगभग 100 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि बच्चे के संपर्क में जितने लोग रहते हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उसके आसपास दादा, पापा, मम्मी, चाचा, है ना, आसपास भाई बहन, उनके शब्दों को सीखता है, उनका कॉपी करता है, अनुकरण करता है। पापा, मम्मी, है ना, चाय या बिल्ली, कुछ भी चीज़ घरेलू चीज़ें होते हैं, अधिकतर वही सब चीज़ों को सीखता है बच्चा सुन के। ठीक है, तो प्रश्न 23 से हम देखेंगे कि बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो ऑप्शन 4 हमारे में दिया है, देखते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन को। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। क्यों देंगे भाई, देखते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। यह विधि सबसे उपयुक्त होगी। यह विधि बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है, जो उन्हें अधिक जुड़ा हुआ और प्रेरित महसूस करता है। उदाहरण है इसका, छोटे बच्चे के लिए आप खेल, कहानियाँ, गाने का उपयोग कर सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए आप विज्ञान प्रयोग, कला परियोजनाएं या डिबेट का उपयोग करने कह सकते हैं। छोटे बच्चों को हम इसलिए देंगे कि उसको खुले ओपन एंडेड माइंड देंगे कि बच्चा अपने अंदर जो भी चीज़ें सीखा रहेगा उसको लागू करेगा। गोल बनाएगा, है, दाढ़ी बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, या फिर आसपास जो चीज़ें देखे रहेगा उसको बनाएगा, रंग भरेगा। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सटीक बैठता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 24 है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। प्रश्न 24 हम देखेंगे कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है तो वो क्या है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन, वो है डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्यों है भाई, देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों और उसके पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। इस संदर्भ में व्यक्तित्व का समायोजन न केवल पर्यावरण के साथ होता है बल्कि जीवन की घटनाओं और प्रकृति के साथ भी होता है। व्यक्तित्व के समायोजन में व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां, अर्जित ज्ञान और व्यवहार प्रतिमानों का संगठन शामिल होता है, जो व्यक्ति को उसके परिवेश के साथ अनुकूलन करने में सहायक करता है। यही था उसका मुख्य कारण। प्रश्न 25 से हम देखते हैं, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है यानी कि गलत चीज़ों को देखना है आपको या हमको। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार समझ के पढ़ना होता है। तो बहुत बार ये देखे हम लोग कि नहीं पूछ रहा है, हम हाँ को ठोंक देते हैं, क्योंकि सदैव जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पॉजिटिव प्रतिक्रिया को लेके आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव को उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे नेगेटिव को ध्यान देना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन 4 इसमें क्या क्या है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, है ना, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया।
तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, यानी कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं में तीव्र सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शामिल है। इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अधिक चिंतनशील नहीं होते हैं। वे अपने आसपास और दुनिया को समझने के लिए अधिकतर अनुकरण और प्रत्यक्ष अनुभवों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 26 से देखेंगे, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं तो कौन है? तो फ्रायड हैं, स्किनर हैं, थायरनाइड हैं और एडलर हैं। तो इसका जो आंसर है, यानी कि उत्तर है, सही उत्तर है वो सी है, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने ही सीखने के नियमों के प्रतिपादक E.L. थार्नडाइक हैं। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम प्रतिपादित किए हैं। इनमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम मुख्य नियम कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न 27 से, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं? देखें ऑप्शन, सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो, उपरोक्त सभी हो। तो पिछड़े बालक किसको कहते हैं हम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्यों भाई, क्यों उपरोक्त सभी हम कह रहे हैं? पर देखते हैं। पिछड़े बालक के बच्चे होते हैं, पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बच्चों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। इनके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे परिवार की निर्धनता, शारीरिक कारण, परिवार में झगड़े, परिवार की अशिक्षा, परिवार का शोर, शराबायुक्त वातावरण, बुरे मित्रों की संगति, अयोग्य निठुर अध्यापक आदि। अतः पिछड़े बालकों के सीखने की गति धीमी हो जाती है, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है, वे मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। प्रश्न 28 है कि किस मनोवैज्ञानिक प्रश्न 28 है, देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो इसका जो 4 ऑप्शन देखते हैं, कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर और हर्लॉक। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि स्किनर। क्यों भाई स्किनर ले रहे हैं? विकास, स्किनर कहते हैं, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर के अनुसार है, विकासात्मक व्यवहारवाद सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास अनुभव और प्रबलन के माध्यम से होता है। स्किनर का मानना था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। यह धीमी धीमी गति से होता है क्योंकि यह अनुभव और प्रबलन पर आधारित होता है। प्रश्न 29 है, देखें 29 क्या कहता है कि संवेगों की उत्पत्ति होती है, क्यों होती है, कैसे होती है? देखते हैं। मूल प्रवृत्ति से होती है, गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं, पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संवेगों की उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति होती है। क्यों मूल प्रवृत्ति होती है? क्योंकि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। यह जन्मजात होता है, जैसे भूख, प्यास और डर से प्रवृत्तियां शारीरिक परिवर्तनों जैसे हार्मोन बदलावों और तंत्रिका गतिविधि को जन्म देती है, जो बदले में भावनाओं को जन्म देती है। उदाहरण है, जब हमें भूख लगती है तो हमारा शरीर हार्मोन ग्रहण करता है जो हमें भूखा महसूस कराता है। यह हमें भोजन की तलाश करने और खाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या क्या है भाई? ये हमारा लास्ट प्रश्न है CDP का। तो मानसिक विकास से प्रभावित करने के कारण क्या हैं? तो वंशानुक्रम हो सकता है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्यों उपरोक्त सभी है? देखिए कि वंशानुक्रम यह व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप से संबंधित है और उसके व्यवहार और क्षमताओं पर प्रभाव डालता है। परिवार का वातावरण, बच्चे के विकास में परिवार का वातावरण महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमको अच्छा वातावरण देना चाहिए बच्चों को। परिवार की सामाजिक स्थिति, यह आर्थिक स्थिति, सामाजिक संबंध और सामाजिक समर्थन के नेटवर्क से संबंधित है, जो बच्चे के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त कथन सही है। इसलिए बच्चों को हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अच्छा से अच्छा व्यवहार या फिर एक वातावरण स्थापित करके देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता देखेगा तो वो अपने में भी अप्लाई करेगा और वही चीज़ सीखेगा।
तो बाद में हम ये कहेंगे कि हमारा बच्चा संस्कारी नहीं है, हमारा बच्चा दुर्लभ प्रजाति का हो गया, हमारा बच्चा समस्यात्मक बच्चा हो गया। तो ये सब हमारे ऊपर है, क्योंकि वातावरण को, परिवार के वातावरण को, समाज के वातावरण को, स्कूल के वातावरण को, मित्रों के वातावरण को एक पॉजिटिव वे में लेके चलना होगा। तो आइए हम देखते हैं, द्वितीय भाग है हमारा हिंदी। तो हिंदी हम देखते हैं, प्रश्न है हमारा 31 यानी कि 31। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो क्या है देखते हैं। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, पहला ऑप्शन है। दूसरा है न सावन सूखा न भादो हरा। तीसरा ऑप्शन है जहाँ चाह वहाँ राह। चौथा ऑप्शन है आप भला तो जग भला। तो प्रश्न को हमको ये समझना होगा कि हमें आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के सटीक लोकोक्ति है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इसका क्यों भाई ऐसा बोल रहा है कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ऑप्शन प्रश्न 32 है, स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द है प्रश्न 32। तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी। तो स्वर्ण शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। क्यों भाई, क्यों तत्सम शब्द है देखते हैं। स्वर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सोना होता है। स्वर्ण तद्भव शब्द है, इसका तद्भव सोना होता है। जिस शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है, ठीक है, जिस शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, उषड़, पर्यक, क्षीर इत्यादि। तो जो हम तत्सम शब्द किसको कहते हैं कि जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 33 से देखते हैं, पश्चात का विपरीतार्थी। प्रश्न 33 है, पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है, क्या है देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पार्यावत्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य, पूर्वात्य। तो पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है यानी उल्टा शब्द है कि ए पौर्वात्य। पाश्चात्य मतलब बाद का पूर्व होगा, ठीक है। तो देखते कि दिए गए शब्द पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द पौर्वात्य है, अन्य विकल्प असंगत है, यानी बाकी विकल्प सही नहीं है। सिर्फ पाश्चात्य मतलब पश्चात करना यानी कि पूर्व, इसका जो विपरीत है वो पूर्व होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 34 है, विद्याधन आले विद्यालय शब्द में है, तो क्या है। गुरु स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, या यड़ स्वर संधि है, या दीर्घ स्वर संधि है। तो भाई इसका जो ऑप्शन होगा वो है डी यानी कि दीर्घ स्वर संधि। क्यों होगा दीर्घ स्वर संधि देखते हैं। विद्याधन आले बराबर विद्यालय, विद्यालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है यदि, क्यों है देखिए इसका जो मुख्य स्रोत है क्यों है, यदि अ आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। जैसे भोजनालय, भोजन धन आलय, शिवालय, शिवधन आलय। जब हम हिंदी के जब हम जाएंगे वर्णमाला में तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो समझ में विद्याधन आलय विद्यालय ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य, अकर्मक और सकर्मक देखेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाची ने मुझे पत्र लिखा है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा अकर्मक क्रिया बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यही उत्तर होगा। देखिए क्यों है कि दिए गए वाक्यों में बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है अकर्मक क्रिया वाक्य है। जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर हो, जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रियाएं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। जैसे मोहन सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, ठीक है, सोता है। कुछ करता होता तो सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, ऑटोमेटिक जो हो रहा है वो अकर्मक है। लेकिन जैसे इस टब को पानी से भर दो यानी कि कुछ क्रिया करने के लिए बोल, सकर्मक क्रिया। माँ बेटे को खाना खिला रही, कुछ कर रही है ना। चाची ने मुझे पत्र लिखा, उन्होंने पत्र लिखा है, कुछ किया है, तो इसलिए वो सकर्मक होगा। प्रश्न 36 है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण दृष्टि क्या है, यानी सुंदर क्या है,
संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है या विशेषण है। तो ये जो विशेषण है विशेषता बता रहा है किसका? कबीर का। कैसा विशेषता? कि सुंदर है। कबीर तो एक कबीर है लेकिन सुंदर है। सुंदर है, अच्छा लग रहा है, हाँ, एक विशेषता बता रहा है, तो वो क्या होगा? विशेषण होगा। क्यों होगा? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सुंदर व्याकरणिक दृष्टि से विशेषण शब्द है, क्योंकि यह कबीर की विशेषता बता रहा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है। प्रश्न 37 है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है यानी कि गलत की ओर जाना है। तो अतुल है, अनिल है, अपूर्व है या अनोखा है। तो इसका जो उत्तर है, अनुपम का उत्तर है बी यानी कि अनिल। दिए गए वाक्यों में अनिल शब्द अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है क्योंकि अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं वायु, पवन, समीर, बात, बयार इत्यादि, इसलिए वो नहीं है। जबकि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द अतुल है, अपूर्व है और अनोखा है। अतुलनीय है, अनुपम है, अनोखा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब हम प्रश्न 38 देखेंगे। 38 में हम क्या देखेंगे कि नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को कैसे पहचानेंगे? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। इन 10 वर्षों में देश में काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इस 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति करना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ए नंबर, यानी कि इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। दिए गए वाक्य में इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य जो है वो अशुद्ध है। कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है? तो हिरण का जो स्त्रीलिंग रूप है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। हरिणी, हिरिणी, हिरणी, हिरणी। तो अगर हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देख रहे हैं तो हमको मात्रा और उच्चारण पे विशेष ध्यान देना होगा। तो इसका उत्तर होगा हिरण का हिरणी। दिए गए शब्द हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी होगा। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 है, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वो क्या होगा? वर्णिक होगा, वणिक होगा, वर्णयिक होगा और वार्णिक होगा। तो उसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, यानी कि इक होगा तो वार्णिक होगा। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर इससे बनने वाला शब्द वार्णिक है। इस प्रत्यय में बनने वाले शब्द हैं वार्षिक, लौकिक, तार्किक इत्यादि। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के साथ यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे अच्छा शब्द में आई प्रत्यय लगाने से, अच्छा शब्द में आई प्रत्यय लगाने से अच्छा ही शब्द बनता है। पशुता शब्द उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पशुता शब्द किसका उदाहरण है भाई? देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का। इसका जो ऑप्शन होगा वो भाववाचक संज्ञा का है। देखिए क्यों भाववाचक संज्ञा को ले रहा है कि पशुता शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा उसका भाव बता रहा है, नम्रता उसकी जो भाव है वो नम्रता रहता है। पशु वो उसका भाव बता रहा है कि पशु का है। मिठास भाव बता रहा है मिठाई का इत्यादि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। ठीक है। प्रश्न 42 है कि आमरण शब्द, प्रश्न 42 है आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो इसका आंसर होगा वो है बी उपसर्ग। आमरण शब्द में प्रारंभ में लगे आ को
व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे मरण के पहले आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द आमरण बन जाता है। ठीक है, अब हम प्रश्न 43 देखेंगे कि जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और करण तत्पुरुष समास। तो इसका जो उत्तर है संबंध तत्पुरुष समास। जनतंत्र यानी कि जनतंत्र शब्द में संबंध तत्पुरुष समास का है। क्यों है कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होता है। व्यक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। क्या क्या है देखें। कर्म तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष में गृहागत यानी कि गृह को आगत गृहागत। करण तत्पुरुष में देखो इसका जो पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से या किए द्वारा, है ना, शब्द रूप जो पढ़ते हैं वही है इसमें। तो करण तत्पुरुष में नीति युक्त यानी कि नीति से युक्त। आपादान तत्पुरुष में ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष में जनतंत्र यानी जनता का तंत्र। कर्ता ने कर्म को करण से या किए द्वारा संबंध है, अरे वो है, ऐसे ही होता है। फिर है अधिकरण तत्पुरुष गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो प्रश्न 44 देखेंगे हम कि वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं देखें। योग रूढ़, सरल या यौगिक। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। डी इसलिए होगा क्योंकि वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों की योग से बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार, आग बबूला इत्यादि। यह प्रत्येक शब्द के 2 खंड हैं और 2 खंड सार्थक हैं। ठीक है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। 2 शब्द से मिलकर बना है यौगिक। ठीक है, यौगिक है ये। जैसे पीलापन, दूध वाला, दूध बेचता है दूध वाला, पीलापन, पीला दिख रहा है। घुड़सवार, घोड़े का सवार करता है। आग बबूला, गुस्सा गया, आग में बबूला हो गया। इसलिए प्रश्न 45 है, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन माल में खरीदा है। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन माल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हैं, जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। तो अरे भाई, तो खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो उपयुक्त का उत्तर होगा, प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। यानी कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति दान की बछिया के दान नहीं देखे जाते होगा। अतः पूर्ण वाक्य होगा, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन माल में खरीदा है। ठीक है, प्रश्न हम देखेंगे, खरीदा है जो कि इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो, है ना, जो कि इसकी मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इस लोकोक्ति का अर्थ है मुक्त की वस्तु का अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। शब्द की सही वर्तनी है। तो कौन सा शब्द सही वर्तनी, जैसे सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक्य, सौंदर्यवर्धक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में सौंदर्यवर्धक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47 और 48 के लिए कुछ निर्देश हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या कहता है देखिए, भाषा प्रतीकों का एक व्यक्तिगत ढांचा है। इस प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार व धरोहर संचालित होती है। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृति की तरह ही भाषा इंसान से पैदा होने के पहले ही उपस्थित रहती है। भाषा इंसान के पैदा होने से पहले ही उपस्थित
रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है। रूस में पैदा होने वाला बच्चा रूसी के इसी तरह भाषाएं अलग अलग समाजों के प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृति को संचारित करने में परेशानी होगी। संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देती है। तो अब इसका प्रश्न क्या बनता है, देखते हैं कि अनुभवातीत का मतलब है, तो ऑप्शन देखेंगे, अतीत का अनुभव, अनुभव के परे, अनुभव का अतीत, अनुभवहीनता। अनुभवातीत यानी कि उत्तर है अतीत का अनुभव। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अनुभवातीत का मतलब अतीत का अनुभव होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या कह रहा है, भाषा प्रतीकों का व्यक्तिगत ढांचा है। भाषा हमारे अनुभव बांटने का काम आती है। भाषा बिना संस्कृति संचालित नहीं हो सकती है। संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। तो उपयुक्त गद्यांश की इसका जो ऑप्शन उत्तर होगा वो सी है, यानी कि भाषा बिना संस्कृति संचालित नहीं हो सकती। आप कैसे बिना संस्कृति के भाषा बोल सकते हैं? समाज में आप देखेंगे, किसी गांव में, किसी बड़े शहर में, तो अलग अलग समुदाय का अपना अपना भाषा होता है। उस भाषा को समझने के लिए हमको उस संस्कृति के बारे में जानना होगा, उस संस्कृति के लोगों के संपर्क में होना होता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, भाषा बिना संस्कृति के संचारित नहीं हो सकती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो बिग बैग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बिल्ली बैली सिद्धांत, डिली डेली सिद्धांत। इसका जो सही उत्तर है डिंग डोंग सिद्धांत। क्यों है भाई? कि भाषा के उद्भव और विकास से डिंग डोंग सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत मानता है कि भाषा उत्पत्ति धन्वैतात्मक अनुकरण से हुई थी। मनुष्यों ने प्राकृतिक घटनाओं और जानवरों की आवाज़ों की नकल करके शब्दों का निर्माण किया। भाषा के उद्भव के लिए एकल सिद्धांत नहीं है। यह संभावना है कि विभिन्न कारकों ने भाषा के विकास को योगदान किया। जैसे कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि जो जानवर है उसको हम कैसे बुलाएंगे। जैसे डॉग है, डॉग को अगर हम बुलाना, कुत्ता को बुलाना रहेगा तो ले तू तू ऐसा हम लोग बोलते हैं, बुलाते हैं उसके शब्दों में। फिर अगर गाय या फिर भैंस को बुलाना हो, बैल को बुलाना हो तो ले हई 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 ऐसा। अब बकरी को बुलाना है तो हुर ले हुर हुर, कुछ घास वास दिखे ले हुर हुर ऐसा बोलते हैं, है ना। और जब मुर्गी को बुलाना होता है तो उसके शब्दों में हमको बुलाना होता है ले कुर कुर कुर, ले कुर कुर कुर, है ना। बिल्ली को बुलाना हो माऊ माऊ, ऐसे ऐसे करके हम शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हेलो हेलो, हाँ यही में चले, हाँ हाँ भेजिए इसमें, वही की भेज दूंगा नंबर में। ठीक, तो हम अब देखेंगे प्रश्न 50 है, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता। ठीक है, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग पर हुए अधिकतर, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर, तो क्या है लिखते हैं, चूहे व बिल्लियों पर, चंपाजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, और कुत्ते और सियारों पर। तो मानव और पशुओं की भाषा समझने की क्षमता को अध्ययन संबंधी प्रयोग अधिकतर हम किए हैं तो वो चिंपैंजी और वानरों पर किए हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना रूप था वानर या चिंपैंजी ही था। तो मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता का अध्ययन करने के लिए अधिकतर प्रयोग चिंपैंजी और वानरों पर किए गए हैं। इसका कारण यह है कि ये जैविक रूप से सबसे अधिक निकटता रखते हैं और जटिल भाषा समझने और सीखने की क्षमता रखते हैं। ये सभी चिंपैंजी और वानर भाषा सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। भाषा सीखने की क्षमता व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होती है, जैसे कि बुद्धिमत्ता, प्रेरणा और सामाजिक वातावरण। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे प्रश्न हमारा 51 है। प्रश्न 51 क्या कहता है, उसको हम देखेंगे कि भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। तो क्या सही है देखें, भाषा का विचारों पर
भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। इनमें से तीनों सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देखें, भाषिक सापेक्षता के संबंध में भाषा का विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके अनुसार भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि या संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि विचारों के स्वरूप को नियंत्रण करने वाला है। अब हम देखेंगे 52। प्रश्न 52 देखेंगे हम, ठीक है। तो बने रहिए इसके लिए। फिर हम देखेंगे पढ़ना। प्रश्न हम देखेंगे 52। पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, यानी कि लिखी हुई चीजों का अर्थ निकालना। किसी भी प्रकार की लिखी या हस्तलिखित अथवा किसी प्रकार की लिखी या हस्तलिखित अथवा किसी भी प्रकार की लिखी, हस्तलिखित अथवा अहस्तलिखित चीज का अर्थ निकालना बच्चों के पढ़ने में बाधा का कारक नहीं है, बल्कि यह उनमें बोधगम्यता का विकास करता है। लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना पढ़ने का वास्तविक लक्ष्य है। यदि कोई व्यक्ति लिखे गए शब्दों का अर्थ समझ सकता है तो वह सफलतापूर्वक पढ़ भी सकता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो क्या होगी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान या पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। देखिए क्यों पकड़ना, ऐसा कह रहा है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना है। यह उन्हें भाषा के नियमों को समझने में मदद करेगा और सही तरीके से बोलने में मदद करेगा। सही उच्चारण बच्चों को सही तरीके से बोलने में मदद करेगा। व्याकरण की समझ बच्चों को वाक्यों को सही तरीके से बनाने में मदद करेगी। पाठ्य पुस्तक सामग्री बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी और समझ में मदद करेगा। प्रश्न 54 है। 54 क्या कहता है कि पढ़ना क्या है? पढ़ना आखिर है क्या? देखिए ऑप्शन, पढ़कर अर्थ समझना, लिखी सामग्री को उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई या शब्दों को सही सही पहचानना। पढ़ना है क्या? तो इसका ऑप्शन होगा कि पढ़ना पढ़कर अर्थ समझना है। ठीक है। पढ़ना लिखित सामग्री से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। यह एक अत्यंत जटिल कौशल है जिसमें अनेक प्रकार की क्षमताओं का निरंतर संवाद होता रहता है।
पढ़ना एक समग्र प्रक्रिया है तथा पढ़ने के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। साधारण शब्दों में पढ़ना उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें पठन सामग्री से मिलने वाली जानकारी व पाठक के पूर्व ज्ञान में निरंतर एक संवाद चलता रहता है। ठीक है, प्रश्न 55 है, देखें, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषा शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो जी नहीं, इसका सही उत्तर ये होगा कि जिस भाषा शैली में वक्ता और बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कि अगर वक्ता है जो बोलने वाला, बताने वाला, पढ़ाने वाला है, वो उलूल जुलूल बोलेगा और बच्चा को समझ ही नहीं आएगा, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे बच्चा को क्या है, तो आप बोलने वाला, पढ़ाने वाला, कहने वाला ऐसा शब्द कह रहा है जो शब्दों को छोटे छोटे चीज़ों में सही अनुवाद के साथ अगर बता रहा है, बच्चा उसको अपने अनुभव के साथ जोड़ रहा है, समझ रहा है, तो ये दोनों सही है। इसलिए ऑप्शन इसका ए होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता, अध्यापक व बच्चा सहज हो उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चों को बच्चे और वक्ता दोनों एक ही भाषाई शैली में सहज होते हैं तो बच्चे के लिए भाषा की बारीकियों को समझना और उसे अपनाना आसान हो जाता है। प्रश्न 56 देखेंगे कि इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। क्या फर्क है? ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों, संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। इनमें तीनों सही है। तो इसका जो सही उत्तर है तीनों सही है, क्योंकि इंसानों की भाषा में ध्वनि और सुरों का विशिष्ट उपयोग होता है। मनुष्य और जानवर दोनों ही ध्वनि पैदा करते हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनियों की सीमा जानवरों की तुलना में अधिक होती है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के स्वर व्यंजन बना सकते हैं जो जटिल भाषा बनाने में अनुमति देता है। सुरों का भी फर्क है। मनुष्य और जानवर दोनों अपनी अपनी भाषाओं और स्वर का उपयोग करते हैं। मनुष्य स्वर, लय और जोर का उपयोग करके अर्थ और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सांकेतिक ध्वनि चिन्ह है, यानी कि संकेत है। मनुष्यों की भाषा लिखित और बोली गई दोनों रूपों में मौजूद होती है। यह सांकेतिक ध्वनि चिन्हों द्वारा निर्धारित होती है। ये संकेत अक्षरों या शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अर्थ व्यक्त करते हैं। मनुष्य और जानवरों की भाषा में ध्वनि, सुर और संकेतों का उपयोग में महत्वपूर्ण अंतर होता है, अतः तीनों विकल्प सही है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 57 यानी 57। निम्नलिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। तो पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। ये अक्षर विभिन्न आकृतियों और ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। एक अक्षर एक ध्वनि से जुड़ा होता है। इसका जो ऑप्शन है वो डी है, पूर्णतः सत्य है। यानी कि लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। ये अक्षर विभिन्न आकृतियों और ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अक्षर एक ध्वनि से जुड़ा होता है और यह संबंध भाषा में स्थिर रहता है। कुछ आपदाओं को छोड़कर यह संबंध विभिन्न भाषा में समान होता है। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों और ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है, पूर्णतः सत्य है। 58 है प्रश्न, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ेंगे हम। मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, इनमें से किसी माध्यम से नहीं। इसका जो ऑप्शन है वो सी है, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। तो आंसर सी। क्यों भाई ऐसा कह रहा है कि दोनों सही है? देखिए, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन केवल लिखित या मौखिक परीक्षा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। भाषा में विभिन्न पहलू होते हैं, व्याकरण, शब्दावली, वाक्य रचना, वर्तनी और संचार कौशल। इन सभी पहलुओं का उचित मूल्यांकन करने के लिए लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं का संयोजन आवश्यक होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह, ऑप्शन पढ़ते हैं, भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने लायक है। तो कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो सही यह है कि भाषा सीख रहा है। क्यों भाई? जब बच्चे गलतियां करते हैं तो वे वास्तव में भाषा सीख रहे होते हैं।
विभिन्न शब्दों और वाक्यों के साथ प्रयोग कर रहे होते हैं। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कैसे काम करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चे से भाषा विकास के बारे में चिंतित हैं तो आप हमेशा किसी भाषण भाषा रोग विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। क्या नहीं है भाई? बच्चे का व्यक्तित्व आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, या बच्चे द्वारा स्वर आकलन, या पेपर पेंसिल आकलन। तो क्या सही नहीं है? तो बच्चे द्वारा पेपर पेंसिल आकलन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका पेपर पेंसिल आकलन नहीं है। पेपर पेंसिल आकलन में बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन किया जाता है। उसके विपरीत बच्चे का सामूहिक, व्यक्तिगत तथा स्व आकलन उनकी भाषाई क्षमता के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आकलनों से बच्चों का एक निश्चित आकलन संभव है। अब हमारा अंग्रेजी भाग है, तो कोशिश करते हैं हम अंग्रेजी भाग को पढ़ने का, क्योंकि समझ के बारे में देखिए। प्रश्न 61 है, कॉम्प्रिहेंसिव इन CCE implies दैट। तो कहने का तात्पर्य है, इसका जो आंसर है कि ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्वेड। यानी कि उपरोक्त प्रश्न के अनुसार कॉम्प्रिहेंसिव implies दैट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू बी एब्सॉर्ब। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो CCE जो है सतत कॉम्प्रिहेंसिव सतत एजुकेशन होता है, ठीक है। प्रश्न 22 है, दैट इज द कैट खाली स्थान आई सो। इसका जो आंसर है वह है कि दैट। दिस इज द कैट दैट आई सो। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पीपल, एनिमल्स, थिंग्स के साथ होता है। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। करेक्ट सेंटेंस है, दिस इज द कैट दैट आई सो। द साइनोनिम्स ऑफ बर्बेरियंस इन। तो इसका जो साइनोनिम्स है, समानार्थी है, तो वो है विल्ड। उपरोक्त वर्ड बारबेरियंस असभ्य जंगली का साइनोनिम्स वाइल्ड यानी कि अशिष्ट जंगली होता है। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, है ना। देखिए बाकी का, जैसे कैलिवर यानी कि चालाक, बोल्ड यानी बहादुर, डैमेज यानी क्षतिग्रस्त करना है, बाकी का ये अर्थ है। व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नोट प्रोवाइड डायरेक्शन, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है डी, सम ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट पार्टिकुलर एज। उपरोक्त विकल्प में से केवल विकल्प डी यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, अन्य विकल्प गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा सब ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट पार्टिकुलर एज। क्वेश्चन नंबर 65 है, ही इज श्योर। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थानों में बट लेकिन का प्रयोग होगा, क्योंकि बट एक एडवर्सेटिव कंजुगेशन है, एडवर्सेटिव कंजुगेशन है, जो दो वाक्यों के बीच में विरोध यानी कि कॉन्ट्रास्ट को दर्शाता है, अतः कंजुगेशन बट का प्रयोग उपयुक्त होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज स्लो बट ही इज श्योर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 66 यानी 66। टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रेन शोल्ड इनक्रेज देयर। इसका सही उत्तर होगा बी, वर्ड पावर। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रेन शोल्ड इनक्रेज देयर वर्ड पावर। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प बी उपयुक्त उत्तर देगा। यूजिंग सॉन्ग्स, rhymes and games in classrooms would help the child to। इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार यूजिंग सॉन्ग, rhymes and games in classroom would help the child to overcome
साइनेंस डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंक्रेज एंड मोटिवेशन टू स्पीक, अतः विकल्प डी ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 68 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट कंप्लेंट्स द सेंटेंस। चिल्ड्रन कैन बी ठीक है। इसी के साथ हम अगला चैप्टर बाद में देखेंगे।